राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यूनिट 8 जो है राजनीतिक विचारधारा। तो अब इसमें हम ये समझने वाले हैं कि इसको तैयार कैसे करना है। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि आप फ़लानी किताब पढ़ लो, हमारे नोट्स ज्वाइन कर लो, उन सब से हो जाएगा। बट ये कोई नहीं बताता कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ है, ये मैं हर लेक्चर में बता रही हूँ आपको ताकि आप समझ पाओ इस चीज़ को। पहला है आपका सिलेबस। सिलेबस से आपको ये समझ में आ जाएगा ये पूछा क्या जाएगा। जैसे राजनीतिक विचारधारा है, इसमें उदारवाद, आपको समाजवाद, मार्क्सवाद, फासीवाद, गांधीवाद, नारीवाद, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अब इनमें से कुछ ऐसी विचारधाराएं भी हो सकती हैं जो यहाँ पर नहीं दी गई हैं पर यूपीएससी पूछ सकता है और पूछी भी हैं पहले भी। तो इनमें से भी क्या पढ़ना है कि उदारवाद में से कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये हमें आइडिया नहीं होता। और इनके अलावा कौन सी विचारधारा है, अगर वो पूछ ली वो आइडिया नहीं होता कि पूछ क्या लेगा। उसके लिए हमें करना है पिछले पूछे गए प्रश्न। तो PYQ की कोई भी आप बुकलेट मार्केट से खरीद लो। अगर नहीं खरीदना चाहते तो सिनॉप्सिस IAS की वेबसाइट पर जाके फ्री बुकलेट अवेलेबल है। उसमें हमने 40 से 45 साल के पीछे पूछे गए प्रश्न हमने दिए हैं। तो उसमें ये आप फ्री बुकलेट है, ये डाउनलोड कर लेना वेबसाइट पर जाके। अब आपको बेसिकली क्या है कि यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये समझ में आ जाएगा कैसे यूपीएससी अपने क्वेश्चंस लगातार में रिपीट करता है, वही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इनमें नहीं दिए गए हैं बट यूपीएससी उनमें से प्रश्न पूछ रहा है। जैसे कि ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है, ये इंडेक्स है बेसिकली, तो जो हम समझने वाले हैं इसमें विचारधारा का अंत पर भी प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसे यहाँ पर आप देखो उत्तर आधुनिकतावाद पर भी प्रश्न पूछे गए हैं। अब ये सब तो हमारे सिलेबस में लिखा ही नहीं है, उत्तर आधुनिकतावाद तो नहीं लिखा हुआ है पर यूपीएससी ने प्रश्न तो पूछे हैं। तो ये सब कैसे पता लगता है, ये हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि पिछले पूछे गए प्रश्नों से देख के पता लग जाता है। अब ये वेबसाइट है synopsisias.com। यहाँ पर आप फ्री रिसोर्सेज में जाओगे तो आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको ये जो भी बुकलेट आपको चाहिए वो यहाँ से आपको मिल जाएगी, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में अगर आप जाओगे तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो भी आपको PDF चाहिए वो आपको डेमो कंटेंट यहाँ से मिल जाएगा। ये लेक्चर जो हम पढ़ रहे हैं ये PSIR कोर्स का पार्ट है। ठीक है। तो ये कोर्स की डिटेल्स आपको यहाँ से इस पेज से मिल जाएंगी। तो इसमें बेसिकली अगर आप सिनॉप्सिस के कोर्स ज्वाइन करते हो तो इसमें आपको इसके अलावा और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये नोट्स पढ़ के जाओगे, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और मान लो आपने किसी और के नोट्स ऑलरेडी यूज़ कर लिए हैं, कहीं और कोचिंग ज्वाइन कर ली है, तो उसमें आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि क्या आपके नोट्स में पिछले पूछे गए प्रश्न हल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। अगर तो पिछले पूछे गए प्रश्न आपके नोट्स में हल हो पा रहे हैं तब तो आप उन्हीं नोट्स पर स्टिक करो, फिर इधर उधर और कोई भी नोट्स मत खरीदो, ना ही कोई कोचिंग ज्वाइन करो। और अगर हल नहीं हो पा रहे हैं प्रश्न तो फिर आप उन नोट को फाड़ के फेंक दो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उससे आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, अटेम्प्ट भी वेस्ट हो रहा है, पैसे वेस्ट हो गए हैं, उसको छोड़ दो। ठीक है। एक चीज़ और है, करंट अफेयर्स आपको ज़रूर करके जाने हैं। वो तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि करंट अफेयर्स में से यूपीएससी प्रश्न पूछ रहा है आजकल। ये इंडेक्स में स्क्रॉल कर देती हूँ, ये आप देख जाना। अब इसमें ना 1-2 चीज़ें हैं, जैसे एक तो आपके दूसरा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने देख लिया। तीसरी चीज़ ये होती है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से भी अगर कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं, इसके अलावा अगर यूपीएससी कुछ पूछ लेता है तो आप ये समझ के चलो 40 से 45 साल इतना लंबा टाइम होता है ना कि उसमें कुछ रह नहीं जाता, बाकी सारे टॉपिक, सारे थीम, सब कुछ कवर होता है। बहुत लंबा टाइम है क्योंकि ये PSR के सारे एक पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ कवर किया गया है। तो इसके अलावा भी अगर कुछ रह जाता है तो उसके लिए हम कुछ किताबें रेफ़र करते हैं। तो बुक्स कौन सी रेफ़र करनी चाहिए, ये एंड में पेज नंबर 30 पर ये दिया गया है। हिंदी मीडियम के लिए पेज नंबर 28 पर यहाँ पर दिया गया है। तो उसमें से हमें समझ में आ जाता है कि हमें क्या करना है। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो खुद से तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी आप खुद से तैयारी करो, लिख लिख के देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, अपने नोट्स बनाओगे तो आपकी प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली हो जाएगी एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर मैं आपको सिनॉप्सिस ज्वाइन करने की सजेशन दे सकती हूँ, क्योंकि अगर आप ये ज्वाइन करते हो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना रिवीजन बार बार करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसकी प्रैक्टिस करना, फालतू टेस्ट सीरीज़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रैंडमली आप ऐसे क्वेश्चंस लगा के देख रहे हो जो किसी ऐसे बच्चे ने बनाए होंगे जो खुद भी तैयारी कर रहा है, उसका खुद का एग्जाम नहीं निकल रहा और आपके लिए भी क्वेश्चन बना के और आप ही के आंसर बुकलेट चेक कर रहा है। उससे बढ़िया तो अपना कोई भी ऐसी अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, वही लगा के देखो, उन्हीं का आंसर यहाँ से चेक करो और प्रैक्टिस करके देखो। अदरवाइज़ अपने फ्रेंड से चेक करवा लो, क्योंकि वही सब लोग हैं ना, उनका निकल नहीं रहा है और वो आपकी बुकलेट बैठ के चेक कर रहे हैं। तो आपस में, इससे बढ़िया फ्रेंड्स आपस में बैठ के चेक कर लो, आपकी नॉलेज और बढ़ जाएगी, दोनों की बढ़ जाएगी।
ये किताबें जो रेफ़र करके हमने ये नोट्स पूरे प्रिपेयर किए हैं, ये मैं आपको स्ट्रक्चर बता दे रही हूँ कि आपको क्या करना है अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हो तो। अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे राजनीतिक विचारधाराएं क्या हैं। तो यहाँ पर आप इसके बारे में बताओगे सबसे पहले तो कि विचारधाराएं ही क्या होती हैं, फिर आप बताओगे कि राजनीतिक विचारधाराएं क्या होती हैं, विचारकों के मत क्या क्या हैं, ठीक है, उनके दृष्टिकोण क्या है, विचारधारा की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, फिर राजनीतिक विचारधारा बनाम राजनीतिक सिद्धांत, इस पर यूपीएससी प्रश्न पूछ सकता है। इसी वजह से आइडियोक्रेसी के बारे में आप ज़रूर यहाँ पर बताओगे। अच्छा टॉपिक है। अब आप पूछोगे ये हमें समझ में कैसे आया, कैसे पता लगा, तो ये सब चीज़ें पता लगती हैं किताबें रेफ़र करके। ऑलरेडी हमने किताबें रेफ़र करके ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया है, तो इसके अलावा इसी वजह से कुछ करने की नीड पड़ेगी नहीं आपको। अब इसके बाद आता है विचारधारा का अंत। तो इस पर प्रश्न यूपीएससी ने पूछे, 2019 में प्रश्न पूछा था, विचारधारा के तर्क वितर्क का अंत बताना है इसमें। फिर उसके बाद 2011 में विचारधारा के अंत पर तर्क वितर्क का परीक्षण कीजिए। आप देख रहे हो कैसे किस तरीके से एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। फिर 2001 में विचारधारा का अंत का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो आप ये देख लो, और इसके परिभाषा तो बतानी है। तो यहाँ पर आप ये देख लो कि कैसे किस तरीके से यूपीएससी एक प्रश्न रिपीट कर रहा है। तो अगर आपके नोट्स में, जिस भी नोट्स से आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी कोचिंग से तैयार कर रहे हो, अगर यही प्रश्न नहीं दिया गया आपके नोट्स में, फिर तो उनका फ़ायदा क्या है, फिर तो आप टाइम ख़राब कर रहे हो बिल्कुल। अपना अटेम्प्ट मत वेस्ट करो, बस उतना आपको चेक करना है। कहीं से भी तैयारी करो, आँखें खोल के, किसी की बातों में आके मत करना, मेरी भी बातों में आके मत करना। सिर्फ आप अपने हिसाब से देखना, क्या आपको ठीक लग रहा है, नहीं ठीक लग रहा, उस हिसाब से जाना। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में क्या बताओगे, उसकी परिभाषा बताओगे, विचारधारा का अंत की अवधारणा दोगे, उसका ऐतिहासिक संबंध बताओगे, 20वीं सदी के वैचारिक संघर्ष इसमें लिखना, शीत युद्ध का दौर इसमें आप मेंशन कर देना। अब देखो, हर एक टॉपिक ऐसा ज़रूर आता है जिसमें कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट विचारक होता है जिसकी विचारधाराओं के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कुछ ना कुछ प्रश्न ज़रूर पूछता है यूपीएससी। तो यहाँ पर एंड ऑफ आइडियोलॉजी जो विचारधारा का अंत का टॉपिक है, इसमें डेनियल बेल है, उनके सिद्धांतों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ये चीज़ भी अगेन इन्हीं किताबें जो मैंने आपको बताई थी अभी, इन्हीं किताबों को पढ़ के समझ में आता है कि अरे इस टॉपिक का तो डेनियल बेल है जो बेसिकली इम्पॉर्टेंट आपका एक विचारक है। तो विचारधारा थीसिस के अंत का उद्भव कैसे हुआ वो बताना है, उसकी आलोचनाएं, प्रतिवाद बताओगे। फिर समकालीन संदर्भ में विचारधारा का अंत बताओगे। इसमें आप बता देना शीत युद्ध के बाद का घटनाक्रम बताओगे और टेक्नोक्रेटिक गवर्नेंस का उदय। फिर कुछ नए वैचारिक आंदोलन शुरू हुए थे, उनके बारे में आप यहाँ पर बताओगे, विचारधारा के अंत की आलोचना करोगे और निष्कर्ष उसका निकाल दोगे। फिर आता है आपका उदारवाद। उदारवाद के प्रश्न पूछे गए थे, 2020 में प्रश्न पूछा गया था। एक क्रांतिकारी विचार के रूप में उदारवाद समझाना है। 2018 में जॉन लॉक का उदारवाद पूछा गया था। 2013 में उदारवाद की साम्यवादी आलोचना की विवेचना करनी है। फिर उसके बाद 1992 में प्रश्न पूछा गया था कि क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि उदारवादी लोकतंत्र ने विचारधाराओं की ऐतिहासिक लड़ाई जीत ली है। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न पूछे गए थे। ये थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न ज़रूर पूछा गया है, पर ये किया जा सकता है। अगर आपने पहले से करके गए हो तो 92 का क्वेश्चन अगर दोबारा भी यूपीएससी पूछ लेता है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ना, ये इस हिसाब से बनाया गया है ताकि अगर आप ये कर जाओगे, आपके सारे जो पिछले पूछे गए प्रश्न हैं इसमें कवर हो जाएंगे। तो वही सब चीज़ें आप हर एक टॉपिक में फॉलो करोगे। परिचय तो आप दोगे, पृष्ठभूमि दोगे, उदारवाद का केंद्रीय विचार आपको बताना है यहाँ पर। तो कोई भी आपका टॉपिक आ जाए, उसका आपको केंद्रीय विचार, उसकी सेंट्रल थीम, सेंट्रल आइडिया, ये सारी चीज़ें तो बतानी है। फिर उसका विचारकों का परिप्रेक्ष्य भी बताओगे आप कि क्या उनके पर्सपेक्टिव्स रहे हैं या फिर विचारकों का दृष्टिकोण क्या रहा है। ये सब चीज़ें तो आप बताओगे ही, हर एक टॉपिक में इंक्लूड ज़रूर कर लेना। अब यहाँ पर कौन कौन आ जाते हैं, जॉन लॉक आता है। फिर यहाँ पर आप एक चीज़ की और बात करोगे, उपयोगितावाद की बात ज़रूर करोगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में, क्योंकि इस लिबरलिज्म का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। फिर जे.एस. मिल है, रूसो है, टी.एच. ग्रीन, इनके बारे में आप ज़रूर लिखना। एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था जिसके ऊपर आपको यही करना ज़रूरी है, इसी वजह से हमने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर में दिखा है। इसका आंसर अच्छे से बनाना है आपको। उदार लोकतंत्र ने विचारधाराओं की ऐतिहासिक लड़ाई जीत ली है, इसका आप फिर निष्कर्ष कर दोगे। उदारवाद की
समुदायवादी समालोचना करनी है, इस पर भी यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था। एक क्रांतिकारी विचार के रूप में उदारवाद और निष्कर्ष कर देना। उसके बाद आपका आता है समाजवाद। समाजवाद के प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, 2017 में पूछा था। समाजवाद को परिभाषित कीजिए, फैबियन समाजवाद की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए, पूर्व मार्क्सवादी समाजवाद सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। 2015 का प्रश्न है। 2014 में प्रश्न पूछा था, इस विचार पर टिप्पणी कीजिए, 21वीं सदी में समाजवाद पूंजीवाद विरोधी के रूप में पुनर्जन्म ले सकता है। फिर 2019 में भी बात की थी, समाजवाद एक बहुप्रचलित टोपी है जिसके मूल स्वरूप को कोई परिभाषित नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ना, इस पर हम अलग से अच्छे से डिटेल में हमने ये एक टॉपिक बनाया है और वैसे डिटेल में ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, CLEM जोड़ ने ये बोला था। और उसके बाद 1995 का एक प्रश्न पूछा गया है, समाजवादी चिंतन में उत्तर मार्क्सवादी विकास का विश्लेषण कीजिए। अब यहाँ पर आपको परिचय देना है, पृष्ठभूमि विकास वगैरह, ये सारी चीज़ें तो वैसे ही चलती आ रही हैं, वही बताओगे आप। इसमें आप समाजवाद की विशेषताएं बताओगे, समाजवादियों की बुनियादी मान्यता, समाजवाद का केंद्रीय विचार, विचारकों के दृष्टिकोण, गुण अवगुण, आलोचना, प्रयोज्यता। इसमें आपको ये चीज़ लिखनी है कि आपका समाजवाद भारत में किस प्रकार का है और विश्व में समाजवाद किस प्रकार का है। इसमें आपका आ जाएगा करंट अफेयर के पार्ट्स कुछ आएंगे जो आपको कवर करने हैं। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा, कुछ न्यूज़पेपर्स रेफ़र कर लेना कि क्या करंट अफेयर्स चल रहे हैं समाजवाद के प्रति, कि इसमें भारत में समाजवाद में क्या करंट अफेयर्स हैं और विश्व के समाजवाद में क्या करंट अफेयर्स है। इनमें से प्रश्न पूछा जा सकता है, काफ़ी हाई चांसेस है। निष्कर्ष करते समाजवाद के क्या क्या प्रकार हैं, तो इसमें अब आपके थिंकर कार्ल मार्क्स हर एक टॉपिक में आ जाते हैं, है ना। तो कार्ल मार्क्स से पहले का समाजवाद क्या है, मार्क्सवादी समाजवाद क्या है और मार्क्स के बाद समाजवाद क्या था। समाजवाद एक बहुप्रयोगी टोपी है, ये प्रश्न पूछा था ना, यही प्रश्न यहाँ पर भी पूछा गया है, जिसका मूल स्वरूप कोई परिभाषित नहीं कर सकता। ये प्रश्न आपको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद पे तो भर भर के यूपीएससी प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर आप बताओगे कि स्थायी रूप से क्रांति 2022 का ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 2022 यहाँ पर आप लिख दो, 2022 10 नंबर का प्रश्न ये पूछा गया था। 2013 का प्रश्न पूछा गया था, अम्बेडकर की मार्क्सवादी की आलोचना का परीक्षण कीजिए। 2005 में मार्क्स के ऊपर प्रश्न पूछा गया था, 2003 में भी पूछा गया, 1991 में भी। तो ये समय ये थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये आप पढ़ लेना। अब ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये स्ट्रक्चर अगर हम कंटेंट पढ़ जाएंगे तो। परिचय आपको देना है, पृष्ठभूमि विकास तो आप बताओगे, विचारकों का परिप्रेक्ष्य बताओगे, फिर मार्क्सवाद के केंद्रीय विषय बताओगे। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है कि इसके केंद्रीय विषय है कौन से। तो ये आ जाता है सबसे पहले तो आधार और अधिरचना, फिर द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद, ठीक है, भौतिकवाद, फिर ऐतिहासिक भौतिकवाद, फिर अधिशेष का सिद्धांत, फिर वर्ग संघर्ष। तो ये सारे आपके कुछ कुछ टॉपिक्स रहेंगे। और अलगाव का विचार अलगाव का विचार आप पढ़ोगे, क्रांति पढ़ोगे, साम्यवाद पढ़ोगे। मार्क्सवाद के गुण आप यहाँ पर बताओगे। ठीक है, उसके बाद उसके अवगुण बता दोगे। ठीक है, फिर आप बताओगे कि आज के टाइम में, यहाँ पर अब आपका करंट अफेयर्स आ जाएगा। तो एक टॉपिक आप हर एक थ्योरी में ऐसा प्रिपेयर करोगे जहाँ पर आपके करंट अफेयर्स कवर करने का स्कोप रहेगा। जैसे कि समकालीन विश्व में मार्क्सवाद की प्रासंगिकता बताओगे, इसमें इस पर्टिकुलर पार्ट में आप करंट अफेयर्स भरोगे। जो करंट अफेयर्स आपको पता है कि जो न्यूज़ में चल रही, जो मार्क्सवाद के से कहीं से भी संबंध रखते होंगे, वहाँ पर ये आप यहाँ पर कवर कर दोगे, मूल्यांकन और निष्कर्ष करोगे। फिर अंबेडकर की मार्क्सवाद की आलोचना आप बताओगे, क्रांति में स्थायित्व बताओगे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के विचार बताओगे, यहाँ पर लियोन ट्रॉट्स्की के विचार बताओगे आप यहाँ पर। ये कुछ ऐसे विचारक हैं जिनके दृष्टिकोण बहुत ही ज़रूरी रहे हैं आपके लिए, समझने ज़रूरी है। मूल्यांकन आप यहाँ पर कर दोगे। उसके बाद आते हैं फासीवाद पर। अब फासीवाद में प्रश्न कौन कौन से पूछे हैं, 2023 में सबसे रीसेंट यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है। फासीवाद संसदीय लोकतंत्र के प्रति एक उभयलिंगी रुख प्रदर्शित करता है, इसको आपको समझाना है। और ऐसी 2008 में भी फासीवाद उन लोगों के हित में उदार विचारों और संस्थानों का विनाश है जिनके पास आर्थिक शक्ति के उपकरण हैं, लास्की ने ये कहा था। तो लास्की के ऊपर आपको करके जाना पड़ेगा। और फासीवाद पर रीसेंट क्वेश्चन तो 2023 में पूछा ही गया है। इसका परिचय दोगे, उत्पत्ति विकास बताओगे, फासीवाद की विशेषताएं बताओगे, फासीवाद का केंद्रीय विचार क्या है। उसके बाद आप अलग अलग विचारकों के दृष्टिकोण यहाँ पर बता दोगे, जैसे कि मुसोलिनी के विचार क्या हैं, फिर सामाजिक सिद्धांत बताओगे, सर्वसत्तावाद बताओगे, पूंजीवाद का विकल्प क्या है, फिर सैन्य मूल्य बताओगे, जन
लामबंदी बताओगे कि बेसिकली मास मोबिलाइजेशन क्या है, फिर आप बताओगे नेतृत्व सिद्धांत लीडरशिप प्रिंसिपल के बारे में बताओगे, और कॉर्पोरेटिज्म यानी कि निगमवाद के बारे में आप बता दोगे। फिर विचारकों के दृष्टिकोण कौन से हैं, जिसमें लास्की सबसे इंपॉर्टेंट है, उन पर प्रश्न पूछा गया तो वो बताना है। फिर नवफासीवाद क्या है वो बताना है, ये ज़रूर कर जाना। अगर इसमें से प्रश्न पूछ लिया आपको प्रिपेयर्ड रहना है, ज़रूर कर जाना। आजकल इस टाइप के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछ रहा है यूपीएससी, प्लीज़ कर जाना। फिर उसके बाद आपको बताना है कि अन्य विचारधाराओं के साथ इनका क्या संबंध है, जैसे कि पूंजीवाद है, रूढ़िवाद है, उदारवाद है, समाजवाद, साम्यवाद के बीच के आपको संबंध बताने हैं उसके। फिर संसदीय लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है, ये सब चीज़ें बतानी है। फिर फासीवाद के गुण कौन कौन से हैं, उनके आप गुण कौन कौन से हैं, मतलब आलोचना करोगे आप उसकी। फिर आप बताओगे इसकी प्रयोज्यता क्या है, तो जिसमें आपको बताने हैं 2-3 चीज़ें आप बताओगे जो आपके करंट अफेयर्स का पार्ट है। अगेन जैसे कि 2022 का यूक्रेन पर रूसी आक्रमण, इसमें आप ये मेंशन करोगे, ये आपके करंट अफेयर्स का ही पार्ट बन जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार पूछा है, इसमें से भी 2 बार यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया है। करंट अफेयर्स भी रिपीट होते हैं, पता है आपको। 2007 से 2009 में ग्रीस के महान मंदी और आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था ना, उसके बारे में बताना है। भारत में हिंदुत्व आंदोलन के बारे में यहाँ पर आप ज़रूर बताना, मूल्यांकन करना इसका और निष्कर्ष कर देना, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ गांधीवाद पर, जिस पे एक प्रश्न पूछा है, 2020 में प्रश्न पूछा गया था कि आपको गांधीवाद के वैचारिक घटकों की व्याख्या करें। तो मतलब आपको आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट्स बताने हैं बेसिकली। तो यहाँ पर आप परिचय दोगे, गांधीवाद सिद्धांतों का वैचारिक आधार क्या है, फिर विचारकों का दृष्टिकोण आप बताओगे, गांधीवाद के वैचारिक घटक बताओगे आप, जिसमें फिर आप गुण बताओगे, अवगुण आलोचना करोगे। उसके बाद आ जाता है आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, उसमें आप बताओगे कि विश्व में गांधीवाद के संदर्भ में बताना है और भारत में गांधीवाद के संदर्भ में बताओगे आप। इसमें अगेन वही वाला पार्ट आ जाएगा, इसमें आप करंट अफेयर्स मेंशन करोगे दोनों में, ठीक है। मूल्यांकन करोगे, निष्कर्ष इसका कर दोगे। फिर आता है नारीवाद, नारीवाद में से भी आजकल काफ़ी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो इसमें आपको 2019 में प्रश्न पूछा गया था कि उदार नारीवाद और कट्टरपंथी नारीवाद के बीच का अंतर बताना है आपको। फिर उसके बाद 2012 में नारीवाद के उदारवादी और कट्टरपंथी रूपों में अंतर पर टिप्पणी कीजिए। फिर दोबारा से वही प्रश्न पूछा, आप देख रहे हो, सेम प्रश्न, सेम प्रश्न पूछा है। अब अगर यही प्रश्न किसी के कोचिंग के नोट्स में अगर नहीं कवर कराया गया तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। 2010 में उदारवादी नारीवाद और समाजवादी नारीवाद के विस्तार में अंतर बताना है। 2010 में व्यक्तिगत राजनीतिक है, ठीक है, ये आपको बताना है कि पर्सनल इज पॉलिटिकल का। फिर उसके बाद यहाँ पर 2009 में सिमोन दे बिवेर के ऊपर एक प्रश्न पूछा गया था कि यदि दास नहीं तो स्त्री हमेशा से ही पुरुष की आश्रित रही है, 2 लिंगों ने कभी भी दुनिया को समानता से साझा नहीं किया है। तो ये सिमोन दे बिवेर का एक प्रश्न पूछा गया है, और ये प्रश्न ऐसा नहीं है कि एक ही बार पूछा गया है। इस टॉपिक पर प्रश्न जेएस मिल के कंटेक्स्ट में भी पूछा गया था। तो इसीलिए ये आप ध्यान रखना कि प्रश्न बार बार यूपीएससी पूछता ज़रूर है, प्रिपेयर करके जाना। परिचय दोगे, मुख्य विचार बताओगे, विचारकों का दृष्टिकोण यहाँ पर बताओगे। उसके बाद आप बताओगे नारीवाद और इतिहास, नारीवाद का इतिहास और विकास कैसे हुआ वो बताओगे। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इस पर प्रश्न पूछा भी जा सकता है और पूछा भी जाना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी पुराना चलता हुआ टॉपिक है, काफ़ी अच्छे वेव्स बताए हैं इसमें। तो नारीवाद की पहली लहर कब आई थी वो बताना है, दूसरी लहर, तीसरी, चौथी लहर, इसके बारे में आप बताओगे। कैसे शुरू हुआ था, फिर 1960 के दशक में शुरू हुआ, ठीक है ना। तो ये सारा आपको बताना है, 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआती दौर था उसका, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर बताओगे। गुण बताओगे, आलोचना करोगे, प्रयोज्यता बता दोगे आप इसकी, ठीक है। फिर उसका एंड में निष्कर्ष कर दोगे। हाफ ग्लोब का संकट क्या है वो आप बताओगे। साइमन दे बिवेर के इसमें आपको विचार बताने हैं, जो थिंकर हैं, जिस पर प्रश्न भी यूपीएससी ने पूछा है। ये प्रश्न आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा आसानी से। उसके बाद ये इसमें से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, नारीवादी आंदोलन और विचारधाराएं बतानी है। तो इसमें आपका लिबरल फेमिनिज्म, उदार नारीवाद आता है, उदार नारीवाद से जुड़े विचारक आ जाते हैं, आलोचना आप बताओगे, उदार नारीवाद की प्रमुखता बताओगे आप, ठीक है। मूल्यांकन करोगे, निष्कर्ष करोगे। फिर समाजवादी नारीवाद के बारे में आप यहाँ पर बताओगे, ठीक है। समाजवादी नारीवाद है, इसमें विचारकों के दृष्टिकोण, मुख्य विचार, आलोचना, वही सब चलेगा। फिर उग्र नारीवाद आ जाता है। फिर आपकी व्यक्तिगत राजनीतिक है, ये वाला टॉपिक आपका आएगा, कवर होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका कि अन्य आधुनिक नारीवाद जो भी रहेंगे वो आप यहाँ पर कवर कर दोगे। पारिस्थितिक नारीवाद ज़रूर बताना आप यहाँ पर, ठीक है। ये इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है, इस पर प्रश्न पूछे भी गए हैं। उसके बाद निर्माणवादी विचारधाराएं,
संरचनात्मक नारीवाद के बाद क्या हुआ उसके बारे में आप बताओगे। तो ये आपका ब्लैक फेमिनिज्म के बारे में आप यहाँ पर बताओगे, ठीक है। उसके बाद आप बताओगे कि नव नारीवाद क्या है, उसके बारे में बताओगे, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ट्रांसजेंडरों पर नारीवादी विचार बताओगे, पारिस्थितिक नारीवाद बताओगे, ठीक है। उसमें मुख्य विचार क्या है, पारिस्थितिक नारीवाद की आलोचना करना, निष्कर्ष कर देना, ये सारी चीज़ें आएंगी। अब आता है आपका उत्तर आधुनिकतावाद। उत्तर आधुनिकतावाद में 2017 में प्रश्न पूछा गया था, उत्तर आधुनिकतावाद पर टिप्पणी करें। तो इसमें आपको वहीं से आप शुरू करोगे कि परिभाषा वगैरह बताओगे, जो कि आप प्रस्तावना में बता दोगे। उत्तर आधुनिकतावाद की प्रमुख विशेषताओं को आपको यहाँ पर बताना है। उत्तर आधुनिकतावाद में प्रमुख आंकड़े, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर बता दोगे। इसके अंदर भी क्या क्या आपको मेंशन करना है, कौन कौन से सिद्धांतकार थे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं। फिर उत्तर आधुनिकतावाद की आलोचना बतानी है आपको। चाहे तो पॉज करके ना आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो तो साथ साथ लिखते जाओ। फिर उसके विरासत और प्रभाव बताने और निष्कर्ष कर देना है। एंड में बस वही दिया हुआ है जो भी किताबें रेफ़र करके नोट्स बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न आपको पूछना हो, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।